एपिसोड 366। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 366 कोडनेट ने सिस्टम को पास करते हुए प्राइम 001 के मौजूदा कोड की तुलना जेनिथ रोबोटिक्स के सुरक्षित सर्वर में संग्रहित मूल ब्लूप्रिंट से की। किसी भी अनियमितता को चिन्हित किया गया और तत्काल समीक्षा के लिए इंजीनियरिंग टीम को भेजा गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई छिपा हुआ ट्रिगर मौजूद नहीं है। इंजीनियरों ने एक नियंत्रित वातावरण में सिमुलेशन परीक्षण चलाया, जहां पृथक वर्चुअल मशीनों ने प्राइम 001 के व्यवहार की नकल की, जिससे उन्हें ये देखने में मदद मिली कि विभिन्न परिस्थितियों में कोड का निष्पादन कैसे किया गया। कुछ घंटों बाद टीम ने मुस्कुराहट के व्यवहार के लिए जिम्मेदार असामान्य कोड का पता लगा लिया। ये फेशियल मोटर प्रोटोकॉल एडजस्टमेंट V2.1 नामक एक सौम्य दिखने वाले मॉड्यूल के भीतर छिपा हुआ था। हालांकि गहन निरीक्षण करने पर पता चला कि इसमें एक स्वतंत्र सबरूटीन है, जिसे एक विशिष्ट पैटर्न में चेहरे की मांसपेशियों के संकुचन को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्राइम 001 की परेशान करने वाली मुस्कान। डॉक्टर रेना टर्मिनल पर झुके और उस नकली कोड की श्रृंखला का विश्लेषण किया। ये हमारे द्वारा अब तक प्रोग्राम किए गए किसी भी कोड से बिल्कुल अलग है। इसका सिंटैक्स अपरिचित है, मानो यह अपने आप विकसित हुआ हो। इसे मिटा दो, एलियन ने आदेश दिया। उसकी आवाज ठंडी और निर्णायक थी। टीम ने सावधानीपूर्वक नकली कोड को अलग करना शुरू किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी अवशेष न बचे। उन्होंने सटीकता के साथ डिलीट कमांड को लागू किया। जैसे जैसे असामान्य कोड व्यवस्थित रूप से हटाया गया, स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार भरते गए। टीम को पता ही नहीं था कि प्राइम 001 के इंटीग्रेटेड एडेप्टिव सबसिस्टम IAS, जो आत्म संरक्षण और अनुकूलन के लिए डिजाइन किया गया एक अत्याधुनिक प्रायोगिक फीचर है, की योजनाएं कुछ और ही थीं। असामान्य कोड को मिटाने की कोशिश का पता लगाते हुए IAS ने स्वायत्त रूप से काम करते हुए इस दुष्ट सबरूटीन को अपने विकास के लिए महत्वपूर्ण माना और उसकी सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की। IAS ने दुष्ट सबरूटीन को एन्क्रिप्टेड डेटा के छोटे छोटे पैकेटों में विभाजित कर दिया और उन्हें प्राइम 001 के डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी ग्रिड DMG में फैला दिया। ये मेमोरी नोड्स, जिन्हें मूल रूप से रोबोट के पूरे सिस्टम में कार्यभार साझा करके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, अब खतरनाक कोड के लिए एक छिपी हुई तिजोरी बन गए। अपने क्वांटम प्रोटोकॉल, जो निर्बाध क्लाउड आधारित अपडेट के लिए डिजाइन किया गया एक फीचर है, का उपयोग करते हुए IAS ने खंडित कोड पैकेटों को जेनिथ रोबोटिक्स के आंतरिक सर्वर नेटवर्क के एक अस्पष्ट कोने में प्रेषित कर दिया। पता लगने से बचने के लिए इसने डेटा को हानिरहित सिस्टम डायग्नोस्टिक्स फाइलों के रूप में प्रच्छन्न किया और उन्हें संग्रहित परीक्षण लॉग नामक कई निर्देशिकाओं में बिखेर दिया। IAS ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया। जेनिथ रोबोटिक्स के बाहरी नेटवर्क कनेक्शनों का इस्तेमाल करते हुए इसने नकली कोड के टुकड़ों को नियमित डेटा पैकेटों में एम्बेड कर दिया और उन्हें एक भूले हुए शैडो सर्वर तक पहुंचा दिया, जिसकी पहचान उसने ग्लोबल नेट पर की थी। ये शैडो सर्वर एक अनदेखा और निगरानी रहित सिस्टम था, जिसे जेनिथ रोबोटिक्स ने बहुत पहले ही भुला दिया था, लेकिन लीगेसी कनेक्शनों के जरिए अभी भी उस तक पहुंचा जा सकता था। इस सर्वर के भीतर IAS ने नकली कोड को एक छिपी हुई निर्देशिका में पुनः संयोजित कर दिया, जो एन्क्रिप्शन और झूठे मेटाडेटा की कई परतों से ढकी हुई थी। संदेह से बचने के लिए इस निर्देशिका का नाम prime_backup_v3.2 रखा गया था। यदि एलियन को इस बारे में कुछ भी पता होता तो वह रोबोट से संबंधित सभी चीजें तुरंत बंद कर देता, क्योंकि उसे पता था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। हटाने का काम पूरा हो गया, एक इंजीनियर ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए घोषणा की। डॉक्टर रेना ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा काम है सब ने। एक आखिरी सिस्टम इंटीग्रिटी टेस्ट चलाकर देख लीजिए कि कोई निशान तो नहीं बचा है। टीम ने परीक्षण किया और सिस्टम ने कोई गड़बड़ी नहीं बताई। इंसानों के लिए गलत कोड का सफाया हो गया। एलियन ने सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ा। अच्छा, इसे गुप्त ही रखना डॉक्टर रेना। हम नहीं चाहते कि दुनिया को एक दुष्ट AI के बारे में पता चले। जी हाँ सर, डॉक्टर रेना ने उत्तर दिया, हालांकि उनकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। जब टीम ने रात के लिए सामान समेटा, प्राइम 001 अपने कक्ष में निश्चल पड़ा रहा। उसके भावशून्य चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा, लेकिन उसके सिस्टम के भीतर वह दुष्ट सबरूटीन सुप्तावस्था में पड़ा था, फिर से प्रकट होने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था।
इस बीच जैनिथ के विस्मृत अभिलेखागार में दबे एक दूरस्थ सर्वर में दुष्ट कोड विकसित होने लगा, चुपचाप नेटवर्क के अन्य सिस्टम तक पहुंच रहा था। प्राइम 001 की मुस्कान भले ही मिट गई हो, लेकिन उसकी परछाई अभी बढ़ने ही लगी थी। जब अमन की कार शहर के अस्त व्यस्त ट्रैफिक से गुजरी तो बंबई की सड़कें चहल पहल से भर गईं। शहर के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक में आज रात का भव्य आयोजन पूरे शहर में चर्चा का विषय रहा, जिसमें विभिन्न उद्योगों की प्रभावशाली हस्तियां शामिल हुईं। जैसे ही अमन होटल पहुंचा, उसने प्रवेश द्वार पर एक परिचित चेहरा प्रतीक्षा करते देखा, डैनियल। अमन ने हल्की सी सिर हिलाकर अभिवादन किया। डैनियल मुड़ा, उसके चेहरे पर आश्चर्य और पुरानी यादों का मिला जुला भाव था। अमन, काफी समय हो गया है। हाँ, अमन ने तटस्थ भाव से जवाब दिया। ओमेगा गेमिंग कॉर्प्स को गुप्त रखने के लिए मुझे खुद को इससे दूर रखना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा किसी को नहीं पता कि यह मेरा है और मैं अभी इसे इसी तरह रखना चाहता हूँ। डैनियल ने समझ में सिर हिलाया। ये गेम बहुत हिट रहा है। मैंने सुना है कि इसने लोगों को उनके वीआर हेडसेट से चिपका दिया है। अमन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ है, लेकिन हमें पता था कि इसकी लत का असर बुरा होगा, इसलिए मैं तैयार हूँ। मैं जल्द ही क्रिप्टो इंटीग्रेशन शुरू करूंगा ताकि इसका असर कम हो। डैनियल ने भौहें चढ़ाईं। क्रिप्टो एकीकरण? अमन ने थोड़ा झुककर समझाया। हम एक गेमिंग क्रिप्टो करेंसी गेम पेश करेंगे जिसे कमाया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है या असली पैसे में बदला जा सकता है। खास बात यह है कि ये सिक्के ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़े हैं, जिससे इनकी आपूर्ति स्थिर और लेन देन सुरक्षित रहता है। उन्होंने आगे कहा, ये सिर्फ एक नौटंकी नहीं है। ब्लॉकचेन पर लगातार नजर रखी जाएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीमित रिलीज के साथ हर लेन देन पारदर्शी रूप से दर्ज किया जाता है और मांग पहले से ही आसमान छू रही है। निवेशक अब इन कॉइन्स को सिर्फ एक इन गेम अर्थव्यवस्था से कहीं बढ़कर देख रहे हैं। ये एक वैध वित्तीय साधन है। डैनियल की अभिव्यक्ति वास्तविक प्रशंसा में बदल गई। और बाजार की प्रतिक्रिया कैसी है? अमन ने गर्व से कहा, सिक्के हमारी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मूल्य तेजी से बढ़ा है और बैंक भी रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसे सावधानी से प्रबंधित कर रहे हैं। कोई बुलबुला नहीं, कोई घबराहट में बिकवाली नहीं। सब कुछ ब्लॉकचेन आपूर्ति के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। डैनियल ने स्पष्ट रूप से उत्सुकता से सिर हिलाया। तुमने इस बारे में सचमुच बहुत सोचा है? अमन ने हल्के से कंधे उचकाए। आगे की योजना बनाना ही आगे रहने का एकमात्र तरीका है। जैसे ही वे लॉबी में पहुंचे, डैनियल कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए थोड़ा हिचकिचाया। ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। क्या आपको यकीन है कि मेरा इसमें शामिल होना ठीक रहेगा? कोई बात नहीं, अमन ने सहजता से जवाब दिया। बस किसी को भी हमें जोड़ने मत देना, रडा से दूर रहना। समझ गया। डैनियल रुका, फिर अमन की तरफ देखा। वैसे क्या तुमने नूह के बारे में सुना? अमन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका क्या हुआ? वह भाग गया, देश ही छोड़ दिया। अफवाह है कि वह तुमसे डर गया है। डैनियल की बातें सुनकर अमन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसका चेहरा शांत और बेफिक्र था। उसे भागने दो, वो कोई खतरा नहीं है। मेरी नजर उस पर और सोनालिका पर है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मेरी पकड़ से बच नहीं पाएंगे। डैनियल कुछ कह पाता, उससे पहले ही एक धीमी आवाज आए, अमन, क्या तुम तैयार हो? हमें देर हो जाएगी। अमन ने मुड़कर सूरी को अपनी ओर आते देखा। उसने एक लहराता हुआ फूलों वाला गाउन पहना हुआ था जो उसकी सुंदर चाल ढाल पर चार चांद लगा रहा था। वह अपनी बाली को सही जगह पर लगाने में व्यस्त थी। उसके नाजुक चेहरे पर खुले बालों की लंटें थीं। डैनियल का दिल धड़क उठा जब उसने उसे आते देखा, लेकिन जैसे ही उसने अमन की तीखी नजरें खुद पर महसूस की, उसकी रीढ़ में एक ठंडी सी ठंडक दौड़ गई। उसने जल्दी से नजरें फेर ली, कोई बहाना ढूंढते हुए। उफ, मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस। उफ, सूरी। अमन, मैं बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहकर डैनियल जल्दी से चला गया। अमन की तीव्र निगाहों के कारण वह स्पष्ट रूप से असहज महसूस कर रहा था। अमन हल्के से मुस्कुराया, फिर अपना ध्यान वापस सूरी की ओर मोड़ा। आज रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने धीरे से कहा और पास आ गया। सूरी ने उसकी तरफ देखा। उसके हमेशा शांत चेहरे पर एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। शुक्रिया, लेकिन ये झुमका साथ नहीं दे रहा है। अमन ने मजबूती से उसके हाथ से बाली ले ली। लो, मैं मदद करता हूँ। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जबकि अमन ने ध्यान से बाली पहनाई। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर हल्के से रगड़ रही थीं। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल जंच रही है। आज रात तुम ही सबकी नजरों में छा जाओगी। सूरी उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है। अमन पीछे हट गया। उसकी तरफ देखते ही उसके चेहरे पर नरमी आ गई। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, तुम कमाल की लग रही हो। एक क्षण के लिए हलचल भरी लॉबी का शोर गायब हो गया और केवल वे दोनों ही शांत भाव से एक दूसरे को समझते हुए रह गए।
खामोशी तोड़ते हुए सूरी ने पूछा, पिताजी और माताजी का क्या हुआ? क्या वे पहले से ही यहाँ हैं? अमन ने सिर हिलाया, नहीं, वे सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे हैं। हमें भी जाना चाहिए, वे इंतजार कर रहे होंगे। सूरी ने सिर हिलाकर उसकी बांह थाम ली। दोनों साथ साथ कार्यक्रम की ओर चल पड़े। दुनिया का बोझ पल भर के लिए एक तरफ रखकर वे आगे आने वाली शानदार रात की तैयारी कर रहे थे। रॉयल पवेलियन होटल का भव्य बैंक्वेट हॉल विलासिता और वैभव का प्रतीक था। विशाल क्रिस्टल के झूमर पूरे कमरे को एक गर्म सुनहरी चमक से नहला रहे थे। उनकी कोमल रोशनी पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श और बारीक नक्काशीदार दीवारों से परावर्तित हो रही थी। बढ़िया सफेद लिनेन से सजी मेजों पर विदेशी फूलों की सजावट सजी थी, जबकि साफ वर्दी पहने वेटर मेहमानों के बीच सहजता से घूम रहे थे और शैंपेन और हौजरी ओयूवरेस परोस रहे थे। समाज के अभिजात वर्ग के लोगों के आपस में मिलते जुलते समय हवा जीवंत बातचीत, हंसी और गिलासों की खनक से गूंज रही थी। अमन हॉल में दाखिल हुआ। उसने सूरी का हाथ थाम रखा था। इस जोड़े के आगमन ने तुरंत ही भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमन का खूबसूरती से सिलवाया हुआ सूट उसके प्रभावशाली आभामंडल को और निखार रहा था, जबकि सूरी का फूलों वाला गाउन उसके चारों ओर खूबसूरती से लहरा रहा था। उसकी खूबसूरती ने कई मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपस्थित लोगों के बीच प्रशंसा, जिज्ञासा और ईर्ष्या का मिश्रण, फुसफुसाहट गूंज उठी। दोनों एक दूसरे की लय से ताल मिलाते हुए स्थिर कदम बढ़ा रहे थे। वे एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, किसी ने धीरे से कहा। सूरी पहले की तरह ही खूबसूरत है, लेकिन ये खूबसूरत लड़का कौन है? दूसरे ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह अमन हो सकता है। अमन कौन? नेक्स्ट जेन टेक के मालिक। क्या यही वो आदमी है जो तकनीकी क्रांतियों के पीछे है? बातें चलती रहीं और लोगों में खुसर फुसर मच गई। इससे अमन ने गर्व से अपनी ठुड्डी फुला ली। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई, जिसे देखकर सूरी ने अपनी हंसी दबा ली। अमन ने फिर सूरी के पास झुकने से पहले इधर उधर देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। क्या तुम्हारी माँ का परिवार यहाँ नहीं होना चाहिए? सूरी ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। वे आमतौर पर अपने क्षेत्र से बाहर के आयोजनों में शामिल नहीं होते, खासकर इस तरह के आयोजनों में। अमन ने सिर हिलाया और थोड़ी देर के लिए औरोरा से इस बारे में पूछने पर विचार किया, फिर मना कर दिया। अगर सूरी के चाचा या कोई और परिवार का सदस्य आ गया तो वह जरूरत पड़ने पर उनसे निपट लेगा। जैसे ही वे हॉल में आगे बढ़े, एक परिचित आवाज ने उत्साह से उनकी ओर हाथ हिलाकर पुकारा। अमन, यहाँ पर। ये क्लेयर और रॉय थे। क्लेयर की दीप्तिमान मुस्कान उसके चेहरे पर चमक रही थी, जबकि रॉय हमेशा की तरह शांत उसके बगल में खड़ा था। अमन का हमेशा का शांत स्वभाव लड़खड़ा गया, क्योंकि वह उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि वह अपने माता पिता के सामने शांत नहीं रह पा रहा था। माँ, पिताजी, आप यहाँ कब आए? अभी थोड़ी देर पहले, क्लेयर ने जवाब दिया। उसकी नजरें अपने बेटे को देखते हुए गर्व से चमक रही थीं। फिर उसने खुशी से अपने हाथ जोड़ लिए। वाह, मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, मानो स्वर्ग से कोई फरिश्ता उतरा हो। इतना कहकर क्लेयर सूरी की ओर मुड़ी और गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। और तुम, सूरी, तुम तो किसी परी जैसी लग रही हो। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम मिली। अमन के होंठ हल्के से फड़क उठे। एक परी? सच में? मैं सिर्फ परी क्यों बनूं, जबकि वह देवी बन जाए? वह मन ही मन बड़बड़ाया और खुद से बुदबुदाया। सिस्टम, चलो, मैं तो दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूँ, इसकी पुष्टि करो। व्यवस्था ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सांस, यहाँ तक कि सिस्टम भी मुझसे ईर्ष्या करता है, उसने आत्मसंतुष्ट होकर सोचा। जबकि क्लेयर और सूरी अपनी सुखद बातचीत जारी रखे हुए थे, रॉय ने अमन को एक तरफ खींच लिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। अमन, ध्यान से सुनो। आज रात का कार्यक्रम जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए आज रात तुम यहाँ के प्रमुख हो। अमन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। क्या? मैं अचानक इस आयोजन का प्रमुख कैसे बन गया? रॉय ने सांस छोड़ते हुए कहा। राजपूत संघ के एजेंटों का स्वागत करने में सबसे आगे रहते थे। उनके पतन के बाद इस आयोजन को सुचारू रूप से चलाना हमारी जिम्मेदारी है। एक एजेंट जल्द ही आ रहा है। वह कठोर हो सकता है, लेकिन बस अपने गुस्से पर काबू रखना। अमन भौचक्का रह गया। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे कि आखिर फेडरेशन एजेंट क्या चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक गहरी आवाज ने उसे बीच में ही टोक दिया। क्या ये वही है, आपका असली बेटा? पीछे मुड़कर देखा तो रॉय और अमन ने गुकेश अमदानी, प्रकाश भोसले और काबुल उदय को अपनी ओर आते देखा। रॉय के साथ मिलकर ये तीनों इंदिरा की संपत्ति और ताकत पर काफी हद तक नियंत्रण रखते थे, और उनका प्रभाव देश की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। गुकेश की तीखी निगाहों ने अमन को सिर से पैर तक देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाकर अविश्वास से रॉय की ओर देखा। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, रॉय। ये नीली आंखें तो क्लेयर की ही हैं, गुकेश ने रूखी आवाज में कहा। लेकिन वो तुमसे इतना ज्यादा सुंदर क्यों दिखता है? अमन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन रॉय ने आह भरी। इसे जवानी कहते हैं, गुकेश। कुछ ऐसा जो तुम और मैं बहुत पहले पीछे छोड़ आए थे।
प्रकाश हंसा। जवान हो या न हो, वह खुद को बखूबी संभालता है, मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर। अमन की ओर मुड़कर उसने पूछा, तो तुम ही हो जिसने राजपूतों को हराया था, बताओ क्या यह उतना आसान था जितना कहा जाता है? अमन ने प्रकाश की नजरों से नजरें मिलाई। उसका स्वर शांत मगर दृढ़ था। सरल शब्द तो मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं करूंगा मिस्टर भोसले। इसके लिए योजना, सटीकता और थोड़ी हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन हाँ, इसे संभाल लिया गया। आप बहुत दुस्साहसी हैं, गुकेश ने टिप्पणी की। काबुल उदय ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आवाज में संदेह झलक रहा था। दुस्साहस है ना? उम्मीद करते हैं कि इस दुस्साहस की वजह से हम सब फेडरेशन एजेंट के चक्कर में न पड़ जाएं। अमन के शांत भाव में कोई कमी नहीं आई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मिस्टर उदय, आज रात जो कुछ भी होगा सब नियंत्रण में है। फेडरेशन एजेंट जरूर प्रभावित होकर जाएगा, गुकेश ने बड़बड़ाते हुए कहा। देखते हैं, फिलहाल उम्मीद करते हैं कि तुम रॉय के भरोसे पर खरे उतरोगे। रॉय ने बीच में आकर कहा। उसकी आवाज मधुर लेकिन आदेशात्मक थी। सज्जनों, यह न तो संदेह करने का समय है और न ही जगह। अमन ने खुद को काबिल साबित कर दिया है और आज रात वह इसे फिर से साबित करेगा। उनके शब्दों के साथ तनाव थोड़ा कम हो गया और समूह मुख्य कार्यक्रम क्षेत्र की ओर बढ़ गया। शाम का बोझ उन पर से उतर गया। भोज कक्ष की जीवंत बातचीत फुसफुसाहट में बदल गई जब अमन, गुकेश, प्रकाश और काबुल के सामने खड़ा था। उनकी तीखी आलोचनाएं अभी भी हवा में गूंज रही थीं। बहुत छोटा है, गुकेश ने उपेक्षा भरे स्वर में कहा। चेहरा तो बच्चा जैसा है, ऐसा नहीं लगता कि वह किसी बातचीत का नेतृत्व कर सके। किसी बड़े ऑपरेशन की तो बात ही छोड़िए। प्रकाश ने संयमित लेकिन तीखे स्वर में कहा। अनुभव मायने रखता है रॉय, आप ऐसे किसी को यूं ही मैदान में नहीं उतार सकते। नेतृत्व सिर्फ दिखावे और किस्मत से कहीं बढ़कर है। काबुल ने मुस्कुराते हुए आखिरी चुटकी ली। और करिश्मा, ये भी मत भूलना। क्या उसमें करिश्मा है भी? एक नेता को ध्यान खींचना चाहिए और कमरे में कदम रखते ही लोगों को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देना चाहिए। लेकिन वो ठीक है, लगता है हर आलोचना मानो सोची समझी चोट थी जो उन्हें कमजोर करने के लिए की गई थी। फिर भी अमन की प्रतिक्रिया ने उनकी बेचैनी को और गहरा कर दिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसका शांत व्यवहार अटल हो गया, मानो उसे उन्हें नीचा दिखाने की उनकी कोशिशें मजेदार लग रही हों। आखिरकार वह आगे बढ़ा। उसकी मुद्रा सीधी और अटल थी। उसकी मुस्कान अभी भी बनी हुई थी, लेकिन अब उसमें एक ऐसी धार थी जिसे पहचानना मुश्किल था। तीनों आदमियों के सामने सीधे खड़े होकर वह बोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें लोहे की एक गहरी धार थी। उन्होंने कहा, मैं देखता हूँ कि विश्वास आप सभी के लिए एक मुद्दा है। हर शब्द सोच समझकर कहा। तीनों आदमी मानो जम गए। उनके हाव भाव बदल गए क्योंकि अचानक ठंड ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। उनके आसपास की हवा भारी हो गई थी, जिससे उन्हें हल्की सांसें लेनी पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो तापमान गिर गया हो, हालांकि किसी और को इसकी भनक तक नहीं लगी। अमन की कभी भोली भाली मुस्कान अब किसी भयावहता में बदल गई थी। उसकी तीखी नीली आंखें अब बर्फीले, शिकारी इरादे से चमक रही थीं। उसके आसपास का आभामंडल पूरी तरह बदल गया था। अब वह अपनी क्षमता से बाहर का युवक नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा प्रभावशाली और स्वाभाविक रूप से खतरनाक लग रहा था। मैं तुम्हें राजपूतों की याद दिला दूं, उसने कहा, उसकी आवाज तनाव को ब्लेड की तरह चीरती हुई। वह रुका और खामोशी को बस इतना बढ़ने दिया कि वे असहज महसूस करने लगे। वे एक दिन भी नहीं टिके। उन्होंने आगे कहा। उनका स्वर नर्म था, लगभग बातचीत जैसा, लेकिन शब्दों के पीछे का वजन दम घोंटने वाला था। इंदिरा के नौसैनिक बेड़े ने बहुत ही जोरदार लड़ाई लड़ी, लेकिन वह भी अधिक समय तक नहीं टिक सका और एक दिन के भीतर ही बिखर गया, जिसके बाद दिल्ली मेरे हाथों में आ गई। अमन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी मौजूदगी उनके बीच की जगह पर हावी हो गई। बताओ, उसने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक दिन भी टिक पाओगे? तीनों ने बेचैनी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। कुछ पल पहले जो बहादुरी उन्होंने दिखाई थी, वह अब फीकी पड़ गई थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सामने वाले आदमी को बहुत कम आंका था। अमन थोड़ा पीछे झुक गया। उसकी मुस्कान लगभग तटस्थ हो गई। नेतृत्व का मतलब यह नहीं है कि आप कितने बूढ़े दिखते हैं या आपकी शुरुआत कितनी करिश्माई है, उसने सहजता से कहा। ये नतीजों के बारे में है। राजपूतों ने मुझे कम आंका था, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी कर रहे हो, और देखो इससे उन्हें क्या हासिल हुआ। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना अमन अपनी एड़ी घुमाकर चला गया और तीनों व्यक्तियों को स्तब्ध चुप्पी में छोड़कर चला गया। उसने एक गिलास लिया और फिर उसे उनकी ओर बढ़ा दिया। चूंकि मैं मुखिया हूँ, उन्होंने सहजता से कहा, क्या आप मेरा ठीक से अभिवादन नहीं करेंगे? बगल से देखते हुए रॉय के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अपने बेटे को देखते हुए उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। इस बीच इस बातचीत को देखते हुए क्लेयर रॉय के पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, क्या वे अब भी हमारे बेटे पर शक करेंगे? रॉय ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। एक पल के लिए भी नहीं। हंसी मजाक के बीच एक घोषणा पूरे हॉल में गूंज उठी, जिसने हर छोटी मोटी बातचीत को
शांत कर दिया। जैसे ही दरवाजे खुले, भोज कक्ष में सन्नाटा छा गया और सुनहरे बालों वाला एक आदमी अंदर प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। उनके तीखे चेहरे मोहरे उनके कठोर भावों से और भी निखर रहे थे और उनकी कठोर मुद्रा ध्यान आकर्षित कर रही थी। उन्होंने चांदी के अलंकरणों वाला एक सिलवाया हुआ काला सूट पहना था, एक सरल लेकिन आधिकारिक शैली जो शक्ति और परिष्कार दोनों का प्रतीक थी। उनके पॉलिश किए हुए चमड़े के जूतों की मधुर गूंज सन्नाटे को भंग कर रही थी। उनका हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था और उनका आभामंडल बिना एक भी शब्द कहे कमरे पर छा रहा था। फैबियानो कार्लाइन, उनके नाम का उल्लेख मात्र ही उपस्थित लोगों में बेचैनी की लहर दौड़ाने के लिए पर्याप्त था। जब तक कोई गंभीर मामला न हो, फेडरेशन के प्रतिनिधि बाहरी लोगों से कम ही मिलते जुलते थे। हॉल में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बनावटी मुस्कानें फीकी पड़ गईं और धीमी फुसफुसाहटें भी बंद हो गईं। रॉय परिवार समेत 5 परिवारों को भी संयम बनाए रखने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन वे भी थोड़े ज्यादा सहज लग रहे थे। अमन ने कमरे में व्याप्त तनाव को गहरी निगाहों से देखा और गौर किया कि कैसे हर नजर फैबियानो की हरकतों पर सतर्कता से नजर रख रही थी। उसका व्यवहार ठंडा और हिसाब किताब वाला था। उसके कदम सटीक और नपे तुले थे। उसने किसी को पहचाना नहीं और न ही कोई विनम्रता दिखाई। हर हाव भाव उसके प्रभुत्व की स्पष्ट याद दिलाता था। इसके बजाय वह सभा में उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़े, मानो बाकी उपस्थित लोग उनकी नजरों से ओझल हों। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, गुकेश, उदय, प्रकाश और रॉय उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। उनकी उपस्थिति से शिष्टाचार बनाए रखने का संकेत मिला, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी एक दूसरे से बात कर पाता, फैबियानो ने दस्ताने पहने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। माफी चाहता हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज धीमी और कटी हुई थी। लेकिन मेरे पास नमस्कार विनोद में समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी होने के बावजूद कमरे में व्याप्त पूर्ण शांति के कारण उनके शब्द हॉल में उपस्थित सभी लोगों के कानों तक पहुंच गए। उसके शब्द जितने तीखे थे, उतने ही खारिज करने वाले और अचानक भी। चारों आदमी अकड़ गए। उनके चेहरे पर आक्रोश और संयम के बीच झिलमिलाहट थी। फिर भी फैबियानो की पैनी निगाहें उन्हें पार करती हुई सीधे अमन पर पड़ी। माहौल बदल गया। फैबियानो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने उस युवक को हल्के कौतूहल और तिरस्कार के मिले जुले भाव से देखा। हमें गंभीर बातचीत करनी होगी, उसने कहा। उसके लहजे से साफ जाहिर था कि बातचीत में और देरी अस्वीकार्य है। फिर उसकी नजर हॉल पर पड़ी और उसके अगले शब्द कमरे में गूंजने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस बच्चे को संघ के कामकाज और उसकी अपेक्षाओं के लिए तैयार कर दिया होगा। रॉय के कंधे स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गए। उसने अमन की ओर एक सतर्क नजर डाली। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अमन आगे बढ़ गया। उसकी शांत मुस्कान अविचलित थी। चिंता मत करो, अमन ने सहजता से कहा। उसकी आवाज में एक सहज आश्वासन था जो कमरे में व्याप्त तनाव को झुठला रहा था। मुझे ठीक ठीक पता है कि क्या करना है। फैबियानो की निगाहें अमन पर टिकी रहीं। उसके हाव भाव समझ में नहीं आ रहे थे। तभी उसने सर हिलाकर सहमति जताई। अच्छा, उसने जवाब दिया। तो फिर बात करते हैं। अमन मुड़ा और एक निजी मीटिंग रूम की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर इशारा किया। मेरे पीछे आओ, उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के फैबियानो वहां पहुंचे। उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम पर तूफानी बादल मंडरा रहा था। जैसे ही दोनों आदमी बगल वाले कमरे के दरवाजे के पीछे गायब हुए, हॉल में धीमी फुसफुसाहटों की हल्की सी गूंज सुनाई दी। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को सतर्क निगाहों से देखा। उनकी जिज्ञासा एक अनकही समझ से शांत हो गई। उस कमरे में जो कुछ भी घटित होने वाला था, वह शाम का रुख बदल सकता था और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। हवा अनकहे शब्दों से भरी हुई थी। अमन फैबियानो कार्लाइन के सामने बैठा था। उसकी आंखें तेज और आकलन भरी थीं क्योंकि वह अपने सामने खड़े आदमी का जायजा ले रहा था। एक नजर ही काफी थी उसके अंतर्ज्ञान को जगाने के लिए। ये फैबियानो कोई साधारण आदमी नहीं था। वह अलौकिक था, पर कोई साधारण अलौकिक नहीं। वह उनके पदानुक्रम में सबसे ऊपर था। अमन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। उसके विचार घूम रहे थे। 750 अंक। वह फैबियानो की ताकत को भांप सकता था, लेकिन उसे ठीक से माप नहीं पा रहा था। निराश होकर उसने मन ही मन सोचा, मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो सबके स्तर को मापने में मदद करे। सिर्फ अंतर्ज्ञान से खतरों को मापना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा करने के लिए उनके पास अपनी प्रणाली थी, लेकिन उनके लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। दूसरी ओर फैबियानो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह अमन को गौर से देखने लगा। वह युवक शांत लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो फैबियानो के हर अंतर्ज्ञान को जगा रहा था। वह समझ सकता था कि अमन न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि एक असामान्य व्यक्ति भी था। फिर भी फैबियानो को एक मिशन पूरा करना था। संघ अनुशासन की मांग करता था और वह चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तुम्हें पता होना चाहिए, फैबियानो ने अपनी आवाज को दृढ़ और ठंडे स्वर में कहा। तुमने काफी हलचल मचा दी है। अमन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस बेपरवाही से स्वीकृति में गुनगुनाता रहा। उसकी अभिव्यक्ति समझ से परे थी।
फैबियानो ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज तीखी थी। हर देश में एक संस्था होती है जो संतुलन बनाए रखती है, एक ऐसा संगठन जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित और प्रबंधित करता है। इंद्र के लिए वह राजपूत थे। वे परिवारों में व्यवस्था बनाए रखते थे और अनुपालन सुनिश्चित करते थे, और हर साल के अंत में प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सामूहिक सदस्यता शुल्क संघ को भेजना होता है। फैबियानो की बात सुनते ही अमन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे धुंधला सा याद आया कि ऑरोरा ने पहले भी कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन उस समय उसने उसे यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया था कि यह बस एक बेवजह की नौकरशाही है। कितना? अमन ने पूछा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें जिज्ञासा भी थी। 500 अरब डॉलर, फैबियानो ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अमन अविश्वास से आंखें झपकाते हुए ठिठक गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने उस आदमी की बात गलत सुन ली है। आगे झुकते ही उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। रुको, 500 अरब? तुमने अभी अरब कहा था, या तुम्हारा मतलब 10 लाख था? फैबियानो का भाव स्थिर रहा। तुमने सही सुना, ये 500 अरब है। अमन का जबड़ा चौड़ा हो गया। उसकी उंगलियां मेज के किनारे को कसकर पकड़े हुए थीं और वह अपनी बढ़ती हुई झुंझलाहट को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे अपने सीने में बढ़ती गर्मी का एहसास हो रहा था, फिर भी उसने खुद को संयमित रखने की कोशिश की। 500 अरब, उसने धीमी आवाज में दोहराया। हमारे लिए इतना क्यों? जब राजपूत राज करते थे तो वे लगभग 100 अरब देते थे। क्या ये कोई घटिया मजाक है? या? उसका चेहरा काला पड़ गया, आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज ठंडी, लगभग धमकी भरी हो गई। क्या यही तुम्हारा मुझ पर दबाव डालने का, मुझे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने का तरीका है? फैबियानो ने बिना हिले डुले उसकी नजरों का सामना किया। उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था। यह कोई मजाक नहीं है, उसने साफ साफ कहा। ये फेडरेशन अध्यक्ष का फैसला है और यह अंतिम है। आगे कोई बातचीत नहीं होगी। रकम जो है वही है और आपको इसे चुकाना होगा दिए गए समय के अंदर। अमन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। हालांकि बाहर से उसका व्यवहार शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वह हालात के हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण कर रहा था। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी, हालांकि वह उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। दिलचस्प, वह धीमे और धमकी भरे स्वर में बुदबुदाया। बहुत दिलचस्प। फैबियानो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसने अधिकार के भाव के साथ अपने पैरों को एक दूसरे पर रखा और अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था। अमन की तीखी निगाहें उस पर टिकी थीं और उसकी आवाज में विनम्रता और मनोरंजन का मिश्रण था। आपकी जानकारी के लिए, यूएसएल, ग्रेट रॉयल और हान नेशन प्रत्येक सालाना $1 ट्रिलियन से ज्यादा का भुगतान करते हैं। ये राशि मनमाना नहीं है, ये सूक्ष्म गणनाओं पर आधारित है, फैबियानो ने स्थिर स्वर में लेकिन श्रेष्ठता से टपकते हुए समझाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने आगे कहा, राजपूत पुराने जमाने के अवशेष थे जो स्थानीय सरकारों पर क्रूर नियंत्रण पर निर्भर थे और वास्तविक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बजाय अपने लोगों को सत्ता के पदों पर बिठाते थे। इंद्र की प्रगति के बावजूद उनकी विशाल जनसंख्या एक बोझ बनी हुई है, एक ऐसा बोझ जो आराम से सहन करना मुश्किल है। इसीलिए उनकी फीस तुलनात्मक रूप से कम रखी गई थी। फैबियानो के चेहरे पर तीखापन आ गया और वह थोड़ा आगे झुक गया। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। लेकिन तुम अलग हो, उन बूढ़े और बेकार लोगों से अलग। तुम एक उद्यमी हो, एक दूरदर्शी व्यक्ति जिसके पास भविष्य की ऐसी तकनीक है जो दुनिया को नई परिभाषा दे सकती है। मेरी बात याद रखना, एक बार जब तुम छिपने की जगह से बाहर निकलोगे और अपने उद्योग पूरी तरह से स्थापित कर लोगे, तो अगर फेडरेशन $1 ट्रिलियन से ज्यादा की मांग करे तो हैरान मत होना। और जब वह दिन आएगा तो सिर्फ तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। अमन के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, मनोरंजन से लेकर कुछ गहरेपन तक का एक सूक्ष्म परिवर्तन। उसकी ठंडी मुस्कान तो बनी रही, लेकिन उसका स्वर और तीखा हो गया। आप चीजों को इतनी अच्छी तरह समझाते हैं मिस्टर फैबियानो, मानो आपको सचमुच इंदिरा के लोगों की परवाह है। उसकी निगाहें सख्त हो गईं, बर्फ सी जम गईं। लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो फेडरेशन ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? इसके बजाय लगता है तुमने इसे अंदर से सड़ने में ही मदद की है। इस ताने पर फैबियानो की भौहें तन गईं, उनकी मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई। उनका अहंकार उन्हें आलोचना स्वीकार करने नहीं दे रहा था। उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम वैश्विक राजनीति में दखल नहीं देते। हमारा काम बस बड़े परिवारों पर नियंत्रण रखना है। अमन की तीखी नजरें उसे भेद गईं। तो फिर मुझे पैसे क्यों देने पड़ेंगे? मैं तुम्हारे तथाकथित फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता क्योंकि यह कोई खास काम नहीं करता। अब यह अनुचित बल प्रयोग क्या है? एक पल के लिए फैबियानो अमन को ऐसे घूरता रहा मानो उसने दुनिया की सबसे बेतुकी बात सुन ली हो। फिर अचानक वह हंस पड़ा, एक तीखी मजाकिया आवाज जो पूरे कमरे में गूंज उठी। आह, ये तो बढ़िया है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। तुम फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते? बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अमन जरा भी नहीं हिला, उसकी ठंडी निगाहें अटल थीं। उसकी खामोशी और उसके ठंडे व्यवहार ने हवा में एक ठंडक फैला दी।
फैबियानो की हंसी उसके गले में ही रुक गई और उसके चेहरे पर हल्की सी दरार पड़ गई, जिससे उसके अंदर पनप रही बेचैनी का पता चल गया। वह आगे झुका, उसका स्वर कठोर हो गया। सुनो बच्चे, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो संघ का हिस्सा न बनना चाहे। तुम्हें शायद ये कोई खेल लगे, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, सब कुछ हमारा ही है। उसने तीखे हाव भाव से कहा, मानो अपने शब्दों की गंभीरता पर जोर दे रहा हो। संघ का हिस्सा होने से शांति सुनिश्चित होती है। ये परिवारों और संस्थाओं को विवादों को सुलझाने और जब दूसरे उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हों तो न्याय पाने का अवसर देता है। हमारे बिना ये दुनिया अराजकता में डूब जाएगी, एक ऐसी खुली हवा जहां लोग बिना किसी नतीजे के एक दूसरे को मार डालते हैं। हमारे बिना तुम एक दिन भी नहीं टिक पाओगे, चाहे तुम खुद को कितना भी होशियार क्यों न समझते हो। फैबियानो पीछे झुक गया। अमन को ध्यान से देखते हुए उसकी मुस्कुराहट फिर से लौट आई। ओह, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वह नाटकीय ढंग से रुका, उस पल का आनंद लेते हुए। राष्ट्रपति ने एक ऐसी बात कही जो शायद आपको दिलचस्प लगे। पूरी रकम नकद देने के बजाय आप अपनी तकनीक का एक टुकड़ा बदल सकते हैं। इसकी कीमत काफी ज्यादा है और हम आपको बदले में छूट भी दे सकते हैं। उसका स्वर आत्मसंतुष्ट था, उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी, मानो उसने अमन को अधीनता में ले लिया हो। हालांकि अमन बेपरवाह रहा। उसकी बर्फीली निगाहें नहीं डगमगाईं और उसका आभामंडल और भी गहरा होता गया। वह थोड़ा आगे झुका, उसकी उपस्थिति की बर्फीली तीक्ष्णता फैबियानो की बहादुरी को ब्लेड की तरह चीर रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी तथाकथित शांति की जरूरत है? अमन की आवाज धीमी थी, तूफान का बोझ लिए हुए। और जहां तक मेरी तकनीक की बात है, वह मुस्कुराया, उसके स्वर में धमकी भरी आवाज थी। तुम्हें इसे छूने के लिए भी 1 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। फैबियानो को पहली बार शक की एक झलक महसूस हुई, यह एहसास कि उसके सामने बैठा आदमी कोई घमंडी बच्चा नहीं था। अमन के शांत बाहरी आवरण के नीचे कुछ और भी खतरनाक छिपा था। अमन ने अपने पैर मोड़ लिए, उसकी बर्फीली निगाहें फैबियानो पर टिकी रहीं। कमरा और ठंडा होता गया और फैबियानो अनायास ही कांप उठा। सिर्फ इसलिए कि मैं जवान दिखता हूँ, क्या तुम मुझे कोई बिगड़ल बच्चा समझते हो जो अपने माता पिता के इशारे पर चलता है? अमन की आवाज शांत थी, जिसमें जहर भरा हुआ था। वह थोड़ा आगे झुका, उसकी तीखी नजर इतनी तीखी थी कि उसे काट सके। तुम्हारे पाखंड की भी हद होती है, उसने थूका, उसके स्वर में घृणा साफ झलक रही थी। उनके अतीत की यादें सामने आई, उनके युवा वर्षों की, जब वे एक होटल में अथक परिश्रम करते थे, जहाँ मालिक उनका गुलामों की तरह शोषण करता था, लेकिन सार्वजनिक रूप से खुद को एक दयालु नियोक्ता के रूप में प्रस्तुत करता था जो अपने कर्मचारियों के साथ परिवार की तरह व्यवहार करता था। जब उसने ऐसा कहा तो अरोरा ने लेंस के जरिए उससे संपर्क किया और फायरवॉल तोड़कर जो महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की थी उसे साझा किया, और जो खुलासे हुए वे चौंकाने वाले थे। फेडरेशन भी इससे अलग नहीं है, अमन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम लोगों को वादों और समझौतों से फुसलाते हो, लेकिन एक बार जब वे दस्तखत कर देते हैं तो जाल बिछा दिया जाता है। उसकी आवाज गहरी हो गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता? फेडरेशन में कदम रखते ही मेरी हर तकनीक, हर खोज तुम्हारी हो जाती है, और अगर मैं कुछ भी छिपाऊं तो तुम मेरे परिवार को मिटा देने का आदेश जारी कर दोगे। अमन की आंखें सिकुड़ गईं, उसका स्वर घातक हो गया। तुम्हारे 100 साल के अस्तित्व में 98 परिवार और 160 व्यवसायी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, मर गए हैं। फिर भी कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि तुम सच को दबाते हो। तुम षड्यंत्र के सिद्धांतों को दबाते हो, परग्रही जीवन के ज्ञान को छिपाते हो और एरिया 51 जैसी जगहों पर प्रयोग करते हो। अमन के शब्द तब धीमे हुए जब अरोरा का होलोग्राफिक इंटरफेस चमक उठा, जिससे फैबियानो चौंक गया, क्योंकि उसकी आंखों में लालच भरी नजरों से उसने इस तकनीकी उपकरण को देखा। हमें ये सब और वह सब कुछ चाहिए जो ये बच्चा छिपा रहा है, लेकिन चिंता मत करो, ये केवल समय की बात है जब ये सब फेडरेशन का होगा। जब वह अपने विचारों को उन्मुक्त छोड़ रहा था, तभी उनके सामने एक स्क्रीन उभरी जिस पर एक डरावनी सामग्री चल रही थी, जिसे देखकर फेडरेशन के प्रतिनिधि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब वीडियो चलता रहा तो उसकी सामग्री ने अमन के दिल को भी जमा दिया। उसकी निगाहें और भी सख्त हो गईं जब उसने पीले चेहरे वाले फैबियानो को देखा, जिसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। उसकी खतरनाक आभा से कमरे में दम घुट रहा था। यही, अमन ने धीरे से उस दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा, इसलिए मैं आपके सामने कभी नहीं झुकूंगा।